झारखंड को अक्सर भारत का रूर कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक पहेली है। पहेली? हाँ, झारखंड का नक्शा देखिए। पश्चिम में ऊंचा, फिर सीढ़ियों की तरह पूरब की ओर ढलान। कहीं कोयला है तो कहीं बॉक्साइट। ऐसा क्यों है? आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे, और इसके लिए हमें अरबों साल पीछे जाना होगा। बिल्कुल। और ये पड़ताल सिर्फ अकादमिक नहीं है। हमारे पास जो नोट्स और स्रोत हैं, वे सीधे तौर पर जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि हर जरूरी तथ्य और कॉन्सेप्ट को इस तरह समझना है कि वो परीक्षा हॉल में याद रहे। एकदम सही। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि झारखंड की जमीन के नीचे क्या राज छिपे हैं। सबसे पहले जाहिर है हमें नींव से शुरू करना होगा। इस पूरी संरचना की बुनियाद में क्या है? झारखंड की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? हम बात कर रहे हैं आकियन काल की चट्टानों की। इन्हें आप झारखंड का बुनियादी ढांचा या चैसी समझिए। बाकी सब कुछ इसी के ऊपर बना है। अच्छा। ये इतनी पुरानी और मजबूत है कि आज भी राज्य के लगभग 90% हिस्से की नींव यही है। इन्हें पैतृक चट्टान भी इसीलिए कहते हैं। पैतृक मतलब इन्हीं से बाकी चट्टानों का जन्म हुआ? बिल्कुल। झारखंड की बाकी सभी चट्टानों का जन्म इन्हीं से हुआ है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम खनिजों की बात करें तो उनका स्रोत भी यही चट्टानें होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि झारखंड खनिजों का खजाना है। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, सोना, इन सब का जो मूल स्रोत है वो यही आकियन चट्टानें हैं। और ये मिलती कहाँ है मुख्य रूप से? ये मुख्य रूप से सिंहभूम, सिमडेगा और दक्षिणी पूर्वी झारखंड के इलाकों में मिलती हैं। इन चट्टानों में खास प्रकार का भी जिक्र होता है, छोटा नागपुर नीस। हाँ, मैंने नोट्स में देखा है छोटा नागपुर नीस, और इसका एक और नाम बंगाल नीस भी है। ये क्या चीज है? क्या ये आर्कियन से अलग है? नहीं, ये आर्कियन चट्टानों का ही एक रूपांतरित रूप है। समझिए कि जब ग्रेनाइट जैसी पुरानी चट्टानें अरबों साल तक अत्यधिक गर्मी और दबाव में रहती हैं, तो वे नीस में बदल जाती हैं। अच्छा, GNEIS, नीस। हाँ, छोटा नागपुर नीस इसी प्रक्रिया का नतीजा है और इसमें क्वार्ट्ज, बायोटाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्कियन चट्टानें नींव हो गईं। इस नींव के ऊपर क्या बना? नोट्स में आर्कियन के बाद कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का जिक्र है। हाँ, आर्कियन के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। झारखंड के संदर्भ में कुडप्पा समूह को एक खास स्थानीय नाम दिया गया है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। क्या नाम है? कोल्हान संघ। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कोल्हान संघ, इसे नोट कर लिया जाए। और विंध्यन चट्टानों के बारे में क्या? ये कहाँ मिलती हैं और इनकी क्या खासियत है? विंध्यन चट्टानें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ राज्य के उत्तर पश्चिमी कोने में गढ़वा जिले की सोन नदी घाटी में पाई जाती हैं। तो मतलब ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में है। हाँ, असल में ये बिहार के रोहतास पठार का ही दक्षिणी विस्तार है और इनकी सबसे बड़ी खासियत है चूना पत्थर। अच्छा, तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल। और मेरे ख्याल से इसका भी एक दूसरा नाम है जो हमें याद रखना चाहिए। सही कहा, इन्हें सेमरी संघ भी कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है कि झारखंड में चूना पत्थर का संबंध किस संघ से है, तो जवाब होगा विंध्यन क्रम या सेमरी संघ। एक मिनट, अगर 90% जमीन आर्कियन चट्टानों से बनी है जो खनिजों से भरपूर हैं, तो फिर कोयला सिर्फ कुछ खास घाटियों में ही क्यों मिलता है? ये पूरे राज्य में क्यों नहीं फैला है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें अगले भूवैज्ञानिक युग में ले जाता है, पुराजीवी महाकल्प या पेलियोजोइक एरा। कोयला बनने के लिए कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत होती है जो हर जगह मौजूद नहीं थी। उस समय जमीन में एक बहुत बड़ी हलचल हुई जिसे भूवैज्ञानिक हर्सिनियन भू हलचल कहते हैं। इस हलचल के कारण जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में से धंस गया। आप भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में से धंस गया, जैसे केक का एक टुकड़ा निकालते हैं। दोनों तरफ की जमीन ऊंची रह गई और बीच में एक लंबी गहरी घाटी बन गई। और झारखंड में दामोदर नदी आज उसी भ्रंश घाटी में बहती है। एकदम सही। करोड़ों सालों तक इस धसी हुई घाटी में घने जंगल उगते रहे और जब वे पेड़ पौधे मरकर गिरते थे तो वे उसी घाटी में दब जाते थे। ऊपर से नदियों की लाई हुई मिट्टी की परतें जमती गईं। और यही दबे हुए जंगल लाखों साल के दबाव और गर्मी के बाद कोयला बन गए और इन चट्टानों को गोंडवाना चट्टानें कहा गया।
का लगभग 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। झारखंड में ये चट्टानें मुख्य रूप से दामोदर और सोन नदी घाटियों में ही सीमित हैं। क्योंकि वहीं धंसा हुआ था। हाँ, क्योंकि वहीं पर वो घाटी बनी थी। परीक्षा के नजरिए से देखें तो क्या गोंडवाना चट्टानों के अंदर भी कोई वर्गीकरण है जिसे याद रखना जरूरी है? निश्चित रूप से। गोंडवाना महासंघ के भीतर कई श्रेणियां हैं, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली है दामोदा श्रेणी, जो कोयले की सबसे मोटी और सबसे अच्छी परतों के लिए प्रसिद्ध है। दामोदा श्रेणी, ठीक है। और दूसरी है करहरबारी समूह। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र जैसे कर्णपुरा, हुटार और डाल्टनगंज इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। तो गोंडवाना काल ने झारखंड को ऊर्जा का भंडार दे दिया, लेकिन जमीन का स्वरूप अभी भी बदल रहा था। इसके बाद जो हुआ, उसने इस इलाके में आग और लावा की बारिश कर दी जब डायनासोर यहां घूम रहे थे। हम मध्यजीवी महाकल्प की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, मेसोजोइक एरा। यह युग झारखंड के लिए ज्वालामुखीय गतिविधियों का दौर था। इसमें दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली, जुरासिक काल में जब जमीन में दरारें पड़ी और उनसे लावा निकलकर एक बड़े क्षेत्र में फैल गया। और इसी से बना राजमहल ट्रैप। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, ट्रैप मतलब जाल। क्या लावा ने किसी को फंसा लिया था? नहीं नहीं, भूविज्ञान में ट्रैप स्वीडिश शब्द ट्राप्पा से आया है, जिसका मतलब होता है सीढ़ी। अच्छा, सीढ़ी। हाँ, जब लावा की परतें एक के ऊपर एक सीढ़ियों की तरह जम जाती हैं तो उस संरचना को ट्रैप कहते हैं। तो राजमहल ट्रैप का मतलब है राजमहल की सीढ़ी नुमा चट्टानें। वाह, ये तो दिलचस्प है। तो ये पहली घटना थी। दूसरी क्या थी? दूसरी घटना क्रिटेशियस काल के अंत में हुई। इस समय पूरे प्रायद्वीपीय भारत में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ, जिससे डेक्कन ट्रैप बना, जो आज महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा कवर करता है। सही कहा। उसी लावा का कुछ प्रभाव हमें झारखंड के पश्चिमी हिस्से यानी पाट क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। आज इन दोनों ज्वालामुखीय घटनाओं का क्या असर दिखता है? क्या जमीन पर इसके कोई निशान बाकी हैं? बिल्कुल। इन्हीं घटनाओं ने आज की मिट्टी और कुछ खास खनिजों की नींव रखी। राजमहल ट्रैप की लावा चट्टानों के लाखों साल के अपक्षय मतलब टूटने फूटने से उस क्षेत्र में उपजाऊ काली मिट्टी बनी, जिसे हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। हाँ, और वहीं पाट क्षेत्र में डेक्कन ट्रैप के लावा और मानसूनी जलवायु के कारण लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। और जहां तक मुझे याद है, लैटेराइट मिट्टी बॉक्साइट का एक प्रमुख स्रोत है, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। एकदम सही। ये भूविज्ञान और संसाधनों के बीच का सीधा संबंध दिखाता है। जहां जुरासिक का लावा बहा, वहां आज काली मिट्टी में अच्छी खेती होती है, और जहां डेक्कन का लावा पहुंचा, वहां आज हमें बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार मिलते हैं। तो अब हमारे पास नींव है, कोयला है और लावा से बनी जमीन भी है। लेकिन झारखंड को इसकी सबसे बड़ी पहचान यानी इसका पठारी स्वरूप कैसे मिला? ये ऊंची नीची जमीन और सीढ़ीनुमा ढलान कैसे बनी? ये कहानी नूतन जीवी महाकल्प यानी सीनोजोइक की एरा की है, और इसका सीधा संबंध हमारे उत्तर में खड़े विशाल हिमालय से है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हिमालय तो झारखंड से इतना दूर है, उसके उठने से झारखंड का पठार कैसे ऊपर उठ गया? सोचिए कि भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो सिर्फ टक्कर वाली जगह पर हिमालय ही नहीं बना, बल्कि उस टक्कर का झटका और दबाव पूरी प्लेट में महसूस किया गया। मतलब एक बड़ी चादर की तरह जिस पर एक तरफ से दबाव पड़ रहा हो। बिल्कुल। इस दबाव के कारण प्रायद्वीपीय भारत का पठारी हिस्सा, जिसमें झारखंड भी शामिल है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। और ये प्रक्रिया एक झटके में नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग चरणों में हुई। 3 चरण? ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कृपया इसे विस्तार से समझाएं। जरूर। पहला उत्थान इयोसीन ओलिगोसीन युग में हुआ। इस दौरान पश्चिमी रांची का पाट क्षेत्र, जो पहले से ही लावा से ढका हुआ था, लगभग 300 मीटर ऊपर उठा और एक सपाट ऊंची मेज जैसा बन गया। ठीक है, तो पहली सीढ़ी बन गई। फिर दूसरा चरण? दूसरा उत्थान मायोसीन युग में हुआ। इस बार पाट क्षेत्र फिर से लगभग 300 मीटर और ऊपर उठ गया, और साथ ही छोटा नागपुर के पठार यानी रांची और हजारीबाग के पठारों में भी पहली बार 300 मीटर का उत्थान हुआ। तो एक और निचली सीढ़ी बन गई। हाँ, अब हमारे पास 2 स्तर हो गए। और तीसरा और अंतिम चरण? तीसरा उत्थान प्लीस्टोसीन युग में हुआ। इस बार झारखंड की लगभग पूरी धरती, जिसमें बाहरी इलाके भी शामिल थे,
200 से 300 मीटर और ऊपर उठी। तो इसी 3 चरणीय उत्थान की वजह से झारखंड की भूमि पश्चिम से पूर्व की ओर एक विशाल सीढ़ी की तरह दिखती है। बिल्कुल, सबसे ऊपर पाट क्षेत्र, फिर बीच में रांची हजारीबाग के पठार और फिर सबसे नीचे बाहरी पठार और मैदानी इलाके। कमाल है। तो इसका मतलब है कि आज हम रांची और हजारीबाग में जिन पठारों पर खड़े हैं, उनकी ऊंचाई का सीधा कनेक्शन हिमालय से है। क्या इस उत्थान की वजह से यहाँ की नदियों का बहाव भी बदला? निश्चित रूप से। इसी उत्थान ने नदियों को नई ढलान दी, जिससे उन्होंने पठारों को काटना शुरू किया और गहरी घाटियां बनाई। आज हम जो झरने और घाटियां देखते हैं, वे इसी प्रक्रिया का परिणाम है। चलिए इस पूरी भूवैज्ञानिक कहानी को अब झारखंड के नक्शे पर उतारते हैं। सबसे ऊंचे हिस्से पाट क्षेत्र से शुरू करते हैं। इसकी क्या खासियतें हैं? पाट क्षेत्र, जिसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर है, लेकिन कुछ जगह 1100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। और इसका आकार? अगर आप इसे नक्शे पर देखेंगे तो इसका आकार एक त्रिभुज जैसा दिखेगा, जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? सबसे ऊंचे पाटों में नेतरहाट पाट, जो 1180 मीटर है, और गणेशपुर पाट 1171 मीटर शामिल हैं। यहाँ की एक और खास बात यहाँ की स्थानीय शब्दावली है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। यहाँ ऊंची सपाट भूमि को टांड कहा जाता है। तांड? और निचली भूमि जहाँ खेती होती है, उसे दोन कहते हैं। तांड और दोन, ये भी याद रखने लायक है। अब राज्य के मध्य भाग की ओर आते हैं, रांची और हजारीबाग का पठार। ये दोनों पठार लगभग एक ही समय में बने और इनकी औसत ऊंचाई भी लगभग 600 मीटर है। ये एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन इनके बीच से दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, जो इन्हें प्राकृतिक रूप से अलग करती है। और इनमें से बड़ा कौन सा है? रांची का पठार राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग है। और हजारीबाग का पठार? हमारे नोट्स बताते हैं कि यह भी 2 हिस्सों में बटा है। सही है। हजारीबाग पठार के 2 भाग हैं। दामोदर के ठीक उत्तर में ऊपरी हजारीबाग पठार है, जो रांची पठार के ही समान लगभग 600 मीटर ऊंचा है। और उसके भी उत्तर में? उसके उत्तर में निचला हजारीबाग पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। इसे बाह्य पठार भी कहते हैं, क्योंकि यह पठार के बाहरी किनारे पर है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी इसी निचले पठार में कैसे स्थित है? आपका अवलोकन बिल्कुल सही है, और ये एक शानदार उदाहरण है कि प्रकृति में सबसे मजबूत हमेशा सबसे ऊंचा नहीं होता। पारसनाथ की पहाड़ी क्वार्ट्जाइट जैसी बेहद कठोर चट्टान से बनी है। अच्छा। तो जब लाखों सालों में हवा और पानी ने आसपास की नरम चट्टानों को घिसकर बहा दिया, तो ये अकेली सीना ताने खड़ी रह गई। तो ये सिर्फ एक चोटी नहीं, बल्कि भूवैज्ञानिक दृढ़ता का एक स्मारक है। बिल्कुल। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, और ये जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर भी है। बहुत दिलचस्प। ये तथ्य इसे और भी यादगार बना देता है। अब अंत में राज्य के पूर्वी हिस्से की बात करते हैं, जहां राजमहल की पहाड़ियां हैं। जैसा हमने पहले चर्चा की, ये पहाड़ियां जुरासिक काल के लावा प्रवाह से बनी हैं। इनकी औसत ऊंचाई ज्यादा नहीं है, करीब 150 से 300 मीटर के बीच, लेकिन यहाँ की स्थलाकृति बहुत अनोखी है। वो कैसे? अगर आप राजमहल की पहाड़ियों में घूमेंगे तो आपको 2 तरह की चोटियां दिखेंगी। कुछ बिल्कुल सुई की नोक जैसी नुकीली, स्थानीय भाषा में इन्हें टोंगरी कहते हैं। टोंगरी। और कुछ गोल गुंबद जैसी, जैसे किसी मंदिर का शिखर हो, उन्हें डोंगरी कहा जाता है। टोंगरी और डोंगरी। तो हमने पाट क्षेत्र, केंद्रीय पठार और राजमहल की पहाड़ियों को समझ लिया। बाकी बचा हुआ हिस्सा कैसा है? राज्य के बाकी हिस्से मैदानी क्षेत्र हैं, जो मुख्य रूप से नदी घाटियों में बने हैं, जैसे दामोदर घाटी का निचला हिस्सा, स्वर्ण रेखा नदी की घाटी और उत्तर में सोन नदी का क्षेत्र। और इन इलाकों में खेती अच्छी होती होगी? हाँ, क्योंकि इन इलाकों में नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, जो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। तो आज हमने झारखंड की जमीन के नीचे दबे अरबों साल के इतिहास की पहेली को सुलझाया। आर्किन चट्टानों की खनिज संपदा से लेकर गोंडवाना की धसी हुई घाटियों में बने कोयले तक, और फिर राजमहल के लावा निर्मित ट्रैप, और अंत में हिमालय के दबाव से बने
इन सीढ़ी-नुमा पठारों तक की एक शानदार यात्रा की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है वो ये कि झारखंड का हर भौगोलिक स्वरूप, चाहे वो पठार हो, मिट्टी हो या खनिज संपदा, वो इसी भूवैज्ञानिक इतिहास की देन है। इन घटनाओं के क्रम, उनके कारण और उनके नतीजों को जोड़कर समझना ही सफलता की कुंजी है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर पहाड़, हर नदी, हर खनिज भंडार के पीछे एक कहानी है, एक वजह है। बिल्कुल। और अब एक अंतिम विचार। हमने ये तो देख लिया कि भूविज्ञान ने इस भूमि को कैसे गढ़ा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन प्राचीन भूवैज्ञानिक विभाजनों ने, जैसे पठारों के नुकीले किनारों ने या नदी घाटियों ने, आज झारखंड में मानव बस्तियों के पैटर्न, अलग-अलग जनजातीय समूहों के सांस्कृतिक क्षेत्रों और यहाँ तक के जिलों की आधुनिक प्रशासनिक सीमाओं को कैसे प्रभावित किया है। ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या आज की सीमाएं अनजाने में उन्हीं प्राकृतिक लकीरों का पालन कर रही हैं जो करोड़ों साल पहले खींची गई थीं? इस सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।